नमस्ते स्टूडेंट्स। हम आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में गुजरात बोर्ड वालों का थोड़ा वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेंड्स वाला जो टॉपिक है उसको कट है वो मैं बता दूंगा। बाकी का वीडियो है तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में न्यूलैंड, डॉब्रेनर और मेंडलीव तीनों के बारे में पढ़ा। सबसे बेस्ट कौन था? मेंडलीव था। और उसने अपना लॉ भी बनाया था कि भाई ऑल द एलिमेंट्स आर periodic of their atomic mass number. Chemical properties and physical properties of elements are periodic of their mass number. बट उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमने वो लिमिटेशंस भी देख ली थी। उसके बाद जो बंदा आया उसका नाम था हेनरी मोजले। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property. अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ फिर उसने क्या बना दिया उसने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की हैं वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर, वहां पे था एटॉमिक मास, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, कि भाई सारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप अरेंज करते जाओगे तो रिपीट होंगे। दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, याद रख लेना। बराबर है? when the elements were arranged in the increasing order of their atomic number, he obtained a table which is called modern periodic table. उन्होंने क्या किया? फिर सारों को अरेंज करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। फिर उनको एक टेबल मिला, उस टेबल को उन्होंने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता कैसा है? तो ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो, हाइड्रोजन, बेरिलियम, ये पूरा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब। बराबर है? ये है पूरा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ से फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड थे, ये सीरीज नीचे से स्टार्ट हो रही। ये पूरा मस्त वाला टेबल है क्या नहीं? राइट? कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 से लेके 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कितने? 60। अब बोलो सर ये दोनों यहाँ पे थे। ठीक है, अब यही का यही पूरा पीरियोडिक टेबल मैं इस फॉर्मेट में दे सकता हूँ। देखो, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। बराबर, इस हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। बोलो सर यहाँ पे तो आइंस्टाइन नियम और ये सब, ये जो है वो क्यूरियो नियम और ये सब अननोन है, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। और ये सब जो क्यूरियो नियम, आइंस्टाइन नियम और ये सब फलाने ढिकने सब साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए, रुदरफोर्ड नियम और ये सब, तो वो अभी लेबोरेटरी में बने हुए हैं। ओके, वो अभी एग्जिस्ट नहीं है। तो ये एग्जिस्ट वाले सब इधर है, देखो, निकल, कॉपर, ये हमारा गोल्ड, ये मर्क्यूरी। बराबर है? ये लीड ऐसा होता है, रुबिडियम ऐसा होता है, पोटेशियम ऐसा होता है, सोडियम ऐसा होता है। बराबर? कैल्शियम कहाँ गया? ये रहा, कैल्शियम ऐसा होता है, सल्फर ऐसा होता है। तो ये सारा पूरा टेबल है, आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए भी। देखो कैसा मस्त होता है। ओके, अगर आप 11th में साइंस रखोगे तो फिर ये याद रखना पड़ेगा, और उसके ट्रिक बाद में सीखेंगे, अभी हमें याद नहीं रखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर, सबसे पहला फीचर द ग्रुप्स, फीचर ऑफ ग्रुप्स। अब देखो उसमें दो होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम थे ना आपने, ये रहे, देखो वर्टिकल कॉलम है, ये सारे ग्रुप्स हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो सारी क्या है? पीरियड्स हैं। तो सबसे पहले ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। ग्रुप्स एक ही है, उसको सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। मेंडलीव ने ए बी में डिवाइड किया था। दूसरा, द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, ये मान लो ये फर्स्ट ग्रुप में जितने भी हैं तो वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये टेबल मैंने क्यों बताया पता है? ये रेड कलर है ना, यहाँ पे देखो अल्कली मेटल लिखा हुआ है, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। ये ग्रीन वाले सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे जनरली मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स जिसको बोलते हैं। बराबर है? और दूसरी बात कि भाई स्टेट ऑफ जो मैटर है, यहाँ पे ये देखो सोडियम किससे लिखा हुआ है? ब्लैक से, तो ब्लैक मतलब सॉलिड। बराबर है? और फिर देखो ये ब्रोमीन किस में लिखा हुआ है? ब्लू से, तो ब्लू क्या होता है? लिक्विड होता है। और रेड, ये देखो रेड से लिखा हुआ है, तो ये सारे क्या है? गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है। और आपको सबको पता है मेटलॉइड्स से नीचे सारे सॉलिड्स होते हैं, मेटलॉइड से ऊपर सारे क्या होता है?
ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे गैस फॉर्मेट में होते हैं, बाकी लिक्विड में होते हैं। क्लियर हो गया? लिक्विड हमने देख लिया, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। अब जैसे हमने देख लिया था एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा गया। एक ग्रुप में क्यों रखते हैं? जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तब केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम होती है? जब उनका एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तब। ओके, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम ही होगी। तो आप पूछोगे सर वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके साथ कंबाइन कर सके, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। शेल्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आप चेक करोगे, ये सेकंड पीरियड है तो 2 ऑर्बिट, थर्ड पीरियड 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड 4 ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड 5, सिक्स पीरियड 6 ऑर्बिट। 6 ऑर्बिट्स होते हैं, अंदर 5 होती है, और ये सेवन पीरियड 7 ऑर्बिट। जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ऑर्बिट्स बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंसी सेम, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इसलिए तो उनको एक ग्रुप में रखा गया। वेरएज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ते जाएंगे, इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ग्रुप में जाओगे तो ग्रेजुअली वेरी करेगी। वेरी मतलब चेंज होती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स ऑफ ग्रुप्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पीरियड्स। अब पीरियड्स में होता क्या है? सबसे पहला, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड में क्या होता है? ये देखो, ये पीरियड है। लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। तो सब अलग अलग होते हैं, इसलिए सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल। हाँ, पीरियड्स हैं, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। जैसे जैसे आप आगे जाओगे चेक करो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसमें निकाल के रख दो। ये देखो, लिथियम है, लिथियम के बाद 3, बेरिलियम, लिथियम 3 तो लिथियम के बाद बेरिलियम 4, उसके बाद बोरॉन 5। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Therefore, the atoms of different elements with same number of shells are placed at the same period. जिनमें number of shells same है वो same period में रखे जाएंगे। Clear? Next, as the number of valence shell electrons change, number of valence shell electrons change, the chemical properties of the elements also change. अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है चेंज हो रहे हैं, तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे आपने आपका ये पीरियड देख लो, इसमें सोडियम की प्रॉपर्टी, मैंगनीज की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी, सिलिकॉन की, सबकी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, वो सब अलग अलग होते हैं। वो किस पर डिपेंड होते हैं कि आप उसको कितना, जैसे जैसे एक एक ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से वो सारे चेंज होते जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो। ठीक है, देख लिया? तो जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आपने ऑलरेडी ये 9th में फॉर्मूला पढ़ा है, 2n²। पहला शेल होता है उसका नाम होता है के शेल। के मतलब पहला शेल है, 2 × 1² 2। दूसरा शेल होता है एल शेल, 2 × 2² = 8, तो सेकंड पीरियड में 8 होते हैं। तीसरा शेल होता है एम शेल, 2 × 3² 18। अब देखो, तीसरे शेल में 18 होने चाहिए बट होते नहीं है, क्यों? But the outermost shell can have only 8 electrons, so the third period also have only 8 electrons. outermost shell में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड में 18, ये पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड सेल में क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल हुआ ना, थर्ड सेल देखो उसके बाद तो कुछ है नहीं, मतलब आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। अब फोर्थ सेल में कितने होते हैं? 2 8 18 8। अब इसमें 18 हो सकते हैं, क्यों 18 हो सकता है? क्योंकि अब ये थर्ड सेल इस केस में आउटर मोस्ट था, और आउटर मोस्ट में तो 8 ही होते हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट नहीं है, इसलिए 18, 18 के बाद वापस 8 आ गए। अब 8 है यहाँ पे, लास्ट सेल में 8 है, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? यहाँ पे होंगे 18। क्लियर हो गया?
तुम्हारा लिख के हो गया? मैडम ने बोला था। हाँ, तो मैडम ने बोला 10-15 मिनट और बैठेंगे ये लोग। तो तुम्हारे एग्जाम नहीं दिया? ओके, क्लियर हुआ? सो इस हिसाब से जैसे देखते जाएंगे, फोर्थ पीरियड हैव हाउ मेनी 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्ग, और सिक्स और सेवंथ में कितने होंगे? 32 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर हुआ? तो आप बोलोगे सर ये हमें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ, तो वापस समझाता हूँ। देखो, के शेल 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, एल शेल 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18। बट आपको पता है लास्ट ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता है, मतलब 2 8 18, तो ये गलत हो गया। 2 8 8 हो सकता है। अब फोर्थ सेल में 2 8 18 8 हो सकता है, क्योंकि लास्ट सेल में 8 हो सकते हैं, उसके अंदर वाले में तो 18 पॉसिबल है। ऐसे फिफ्थ सेल में कितना होगा? 2 8 18 18 8। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सेल में 18 हो सकते हैं, बाहर वाले सेल में ज्यादा से ज्यादा 8। बराबर है? वैसे वही सिक्स और सेवंथ में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 32। तो आप बोलो सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ है, तो उसको आप डिटेल में कब पढ़ोगे? अगर आप 11th में रखोगे आपका केमिस्ट्री, सारी साइंस लोगे, तब आप डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर हो गया? डन। ओके, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे? तो सबसे पहले तो द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन इट्स एटम। अगर मान लो 2 शेल हैं तो वो सेकंड पीरियड, 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं तो वो कौन सा पीरियड? देन इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। अगर 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स देन दे बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, उसमें दो दो शेल्स ही हैं, तो वो सेम पीरियड में होंगे। The group number of an element having up to 2 valence is equal to the number of valence electrons. अब अगर आप चेक करोगे, ये रहा देखो, इसका ग्रुप 1 2, फिर यहाँ पे सीधा 13 हो गया। तो ये जो दो है ना, दैट इज, ये कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। और ये थर्ड पीरियड, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। हमने अभी चेक किया था ना, 8 हो सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 8 हो सकते हैं। तो वो 8 हो सकते हैं, इसीलिए उनको क्या किया उन्होंने, ये बीच में जगह छोड़ दी। इसलिए वो 13, मतलब सेकंड और थर्ड में हमें इसको क्या मानना है? 3, इसको मानना है 4, इसको मानना है 5, इसको मानना है 7, इसको मानना है 8। बट किसके लिए? सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए। 13 मतलब वो 3 हुआ, वो यहाँ पे देखो लिटरली लिखा हुआ है। द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, जैसे 3 होंगे उसमें, तो उसका ग्रुप क्या होगा? 3 प्लस 10, तो 13 ग्रुप हो गया। किसके लिए? ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड period. If two or more elements have the same number of valence electron, then they belong to the same group. अगर दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब दोनों में दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में दो दो है, तो वो एक ही ग्रुप में बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ? बराबर? डन? ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ठीक। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव में 4 प्रॉब्लम थे। सबसे पहला प्रॉब्लम था हाइड्रोजन की पोजीशन। In this periodic table, a unique position has been given to hydrogen. It is kept at the top left corner because its unique characteristic. आप ये देखो, आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल होगा ना, तो उसमें इस इन दोनों के बीच में गैप है, बाकी ये सब एक दूसरे से टेबल में कनेक्टेड है। यहाँ पे भी ये तो सारे ऐसे दिए हुए इसलिए, बाकी जनरली आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ना, इन दोनों के बीच में गैप है। बाकी गैप क्यों दिया हुआ है? बिकॉज ये सबसे अलग है, सेपरेट है, तो उसको एक अलग से पोजीशन दी गई है, यूनिक है, इसलिए वो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट हमेशा रहेगा। ना वो अल्कली जैसा है, ना वो हेलोजन जैसा है, जो उसने मेंडलीव नहीं बता सका था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? कि मास में अनसर्टेनिटी थी, कि भाई कभी मास 2 बढ़ रहा था, कभी 3 बढ़ रहा था, कभी 4 बढ़ रहा था। उसका प्रॉब्लम ये था कि भाई तब उन्होंने मॉडर्न मेंडलीव ने एटॉमिक मास नंबर लिया था, इसलिए ऐसे बढ़ रहे थे। वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या लिया? एटॉमिक नंबर ले लिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से वो 1 2 3 4 ऐसे होते, कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं,
तो ये क्या हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। फिर जो प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी कि भाई आइसोटॉप की प्रॉब्लम थी। अब आइसोटॉप में क्या था कि भाई अगर आप क्लोरीन ही है, जैसे मान लो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 ही है, बट ये उसके क्या है, मास नंबर है। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर ही रखा है तो 35 भी इसमें आ गया, 37 भी इसमें आ गया, इसलिए एटॉमिक नंबर इसलिए भी सही है कि भाई आइसोटॉप्स की पोजीशन भी ठीक हो गई। और चौथी और फाइनल बात कि भाई हमने उसमें एटॉमिक नंबर लिया है, एटॉमिक मास नंबर आगे पीछे हो रहा था, वो यहाँ पे फिट हो गया कि भाई कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर निकल से छोटा है इसलिए वो पहले आया, निकल का बड़ा है इसलिए वो बाद में आया, इसलिए वो भी सारा जो आगे पीछे मास का, हैवी मास और कम मास का प्रॉब्लम था वो भी निकल गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यहाँ से गुजरात बोर्ड वालों को नहीं है, तो अगर आपको नहीं पढ़ना तो इट्स ओके, सीबीएसई वाले सब पढ़ेगा। सबसे पहला ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब क्या कि भाई किस हिसाब से उनमें सब चेंज होता रहता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी मतलब अभी देख लो, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल चाहिए, तो उसे क्या चाहिएगा यहाँ पे +1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हो गई 1। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। किस पे डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम पे डिपेंड करता है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 5 चाहिए, तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर 5 है तो उसे 3 चाहिए, वो सब का इस हिसाब से चेंज होता है। फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 एंड 14, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 13 और 14, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। वेयर 15 16 17 उनकी वैलेंसी कितनी होगी, देख लो दिया होगा, बट फॉर 15 ऑनवर्ड्स वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि भाई अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे क्लोरीन की बात करी तो ये 17 ग्रुप में बिलोंग करता, तो क्या उसकी वैलेंसी हम 7 मानेंगे? तो obvious सी बात है वो एक लेगा, इसलिए वो एक ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, 288 बन जाएगा। मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 17 ग्रुप की 1 होगी। तो इसलिए आप ग्रुप 1 देखोगे उसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 4, इसकी वापस 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट? ये था वैलेंसी के बारे में। ये वैलेंसी क्या होती है वो तो देखो, ग्रुप 1 की 1, 2 की 2, 30। आप लोग 3 4 5 6 कहाँ पे गए? मैं बात कर रहा हूँ पीरियड 2 और 3 की। ठीक है, इसलिए डन। अब वो वैलेंसी की बात करी हमने, तो अगर हम वैलेंसी में चेक करेंगे तो ग्रुप में उसका वेरिएशन क्या होगा। तो ग्रुप में आप देखो, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इन अ ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए तो एक ग्रुप में रखा गया। सो ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी, इसलिए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। वैलेंसी इसलिए क्या होगी, सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वैलेंसी भी सेम होगी। एग्जांपल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव द वैलेंसी 1। ग्रुप 1 के जितने भी होंगे उनके अंदर उनकी वैलेंसी 1 1 होगी। जैसे लिथियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 1 हुआ। सोडियम की बात करते हैं 281, लास्ट में 1 हुआ। पोटेशियम 2881, अब उसको 2881, अरे भाई तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें तो फिट होने दो उसे, 1 हुआ। वैसे ही 17 ग्रुप की बात करते हैं तो देखो 27 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 287 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ब्रोमीन 2818 7, ये देखो हो गया। अब तो यहाँ पे तो 2881 लिखा, अरे भाई वो सब टेबल में जो पोजीशन है उस हिसाब से लिखा जाएगा। और आयोडीन का 2818 18 7 7 हो गया। क्लियर? तो सब में 7 इलेक्ट्रॉन, सब में यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम, और सबकी वैलेंसी भी होगी सेम। बट अगर आप पीरियड में जाओगे तो हमने चेक करा था, पीरियड में देखो, पीरियड में हमने अभी यहाँ पे देखा 1 2 3 4 3 2 1 0। तो अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वैलेंसी इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी।
और डाउन द ग्रुप जाओगे तो वैलेंसी रिमेन्स सेम। फिर वो ये रहा देखो, अलोंग द पीरियड 1 2 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 3 2 1 0, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा ट्रेंड है एटॉमिक साइज। अब यहां पे समझना है एटॉमिक साइज क्या होता है। इट रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। अब रेडियस ऑफ एटम क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। तो जैसे देखो एटॉमिक साइज क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द एटम। अब देखो एटॉमिक साइज क्या बोलेंगे, ये रहा, ये आपका पता है न्यूक्लियस होता है, बराबर है। न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, ये उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यही उसकी क्या होगी, यही होगी उसकी एटॉमिक साइज। एटम की साइज आप इधर से लेके इधर तक नहीं मान सकते हो, यहां से लेके ये तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। वैसे हमें क्या फाइंड करना है कि भाई एटम कितना बड़ा है। तो एटम का शेप आपको पता है, एटम का शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब वो सेंटर से जितना उसका डिस्टेंस रेडियस है वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज। तो देखो क्या लिखा है एटॉमिक साइज, इट may be realized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom। देखो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट एटम, आ गया समझ में, ओके। और सिंस वो काफी छोटे होते हैं, इट इज मेजर्ड इन द पाइकोमीटर। पाइकोमीटर मतलब 1 pm, 1 pm मतलब 10⁻12 मीटर, याद रखना। और सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम होता है जिसकी साइज कितनी होती है, 37 pm पाइकोमीटर। अब जैसे हमारा पहला ट्रेंड वैलेंसी था, डाउन द ग्रुप क्या होगा, सेम, और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ये आपका फर्स्ट पीरियड मतलब उसके अंदर एक शेल, ये आपका सेकंड पीरियड उसके अंदर दो शेल, ये आपका थर्ड पीरियड उसके अंदर तीन शेल। तीन शेल मतलब ये देखो पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे एक शेल ऐड होता जाएगा, इसके कारण उनकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, उनके कारण उनकी साइज बढ़ती जाएगी। और वो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने आपके लिए ढूंढा है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाती है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज, बराबर है। क्यों इंक्रीज होती जाती है, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन इज दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एक एक शेल ऐड होता जाएगा। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर, बराबर है। अब मान लो कि सिर्फ ये एक ही ऑर्बिट होती तो इतना डिफरेंट डिस्टेंस, दो ऑर्बिट होती तो इतना डिस्टेंस, अब तीन है इसलिए डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एक डाउन द ग्रुप जाओगे एक एक शेल बढ़ता जाएगा, इसलिए उसके कारण क्या होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। Okay, as a result the atomic size increase despite the increase in the nuclear charge। What is nuclear charge? तो देखो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बढ़ेंगे, बट सिंस वो आपका ऑर्बिट ही इतना पीछे है कि भाई उसका ओवरऑल जो है इफेक्ट उतना नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ। जैसे आप देखो लिथियम है, उसका रेडियस 152 पाइकोमीटर है, ये सेकंड पीरियड सोडियम 186, थर्ड पीरियड पोटेशियम 231, फोर्थ पीरियड रुबिडियम 244, फिफ्थ पीरियड सीजियम 262, सेवंथ फ्रेंचियम 270। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो क्या होगा वो हमें अभी देखना है। मेरा देखो डाउन द ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम कैसे बढ़ते जा रहे हैं सारे। ऐसा नहीं कि एक ही पीरियड में, हर एक ही ग्रुप में, हर एक ग्रुप में ऐसा होता है, नॉट ओनली इन वन ग्रुप, हर एक ग्रुप में ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलोंग पीरियड। अलोंग पीरियड मतलब आप जैसे ही पीरियड में जाओगे, जैसे पीरियड में जाओगे मतलब देखो ऐसे जा रहे हो, एक दो तीन, आपको क्या लगता है साइज क्या होगी। यहाँ पे नो डाउट डायग्राम में दिया हुआ है, अलोंग द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, बट क्यों हो रहा है। जैसे मान लो कि भाई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर
6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे। अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना ही प्रोटॉन्स भी ऐड होंगे। अब प्रोटॉन्स मान लो कि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, मान लो ये हम सेकंड पीरियड की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे 5 प्रोटॉन है। कौन ज्यादा खींचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिलेशन कैसा है? अट्रैक्शन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, मतलब ये ज्यादा उसे नजदीक खींचेगा, नजदीक खींचेगा, इसलिए देखो इसकी साइज कम हो जाएगी। ये अपना कौन है? ये अपना सल्फर 104 वोल्ट। समझे? क्लियर हो गया बेटा इतना? कुछ भी डाउट किसी को कि भाई द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, क्यों? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चेंज नहीं आएगा, चार्ज होगा विच टेंड्स टू पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कहाँ पे? क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम। जैसे ही जैसे आप नीचे जाते जाओगे वो चेंज होता जाएगा। क्लियर हो गया? कितना चेंज होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो हमें यहाँ से दो कॉन्सेप्ट मिले। एक कॉन्सेप्ट क्या मिला? डाउन द ग्रुप रेडियस increase, across the period radius decreases। क्लियर? ये ट्रेंड किसके बारे में था? एटॉमिक साइज के बारे में। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल्स। हमने चैप्टर 3 पूरा इसमें पढ़ा। मेटल्स किसे कहे जाएंगे? तो जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमेशा कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे? लेफ्ट साइड और सेंटर में। ये सारे मेटल्स हैं। क्लियर हुआ? एंड द टेंडेंसी ऑफ दिस एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मेटेलिक कैरेक्टर। जितना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। अब इलेक्ट्रॉन को लूज किया मतलब उसमें से माइनस चला गया तो उसके अंदर प्लस बच गया। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट देखो, जैसे मैं बात करता हूं मेटल की, सोडियम की, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11, मतलब 281। अब देखो इसको ऑक्टेट फुलफिल करना है, मतलब यहाँ पे या तो वो 7 ले सकता है या तो वो -1 दे सकता है। तो बेटर ये है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, लूज कर देगा, इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यही उसकी मेटेलिक कैरेक्टर्स है। Now whereas non-metals are the elements which have tendency to gain one or more electron to form negative ions। whereas वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। क्यों? जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन, जिसका ग्रुप नंबर क्या, एटॉमिक नंबर 17 है, 287। अब इसको +1 चाहिए या 7 निकाल सकता है, तो +1 चाहिए ना, -7 निकालना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब वो +1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, दस दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया। बराबर। These are present on the right side of the periodic table। ये देखो आप periodic table में हमेशा कहाँ पे present है? right side में। ठीक है? Okay, the non-metallic characters of the element is due to their electron accepting tendency। वो इलेक्ट्रॉन को accept करते हैं इसलिए। There are some elements which exhibit the properties of both metals and non-metals। अब देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कभी कभी मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। ओके, उनकी दोनों प्रॉपर्टीज होती है। Hence these are called the metalloids। and in the modern periodic table a zigzag line separates them from the metals and non-metals। ये देखो zigzag line बना, ये सारे metals, ये नॉन metals, तो उसको वो सेपरेट करके रख रही है। The borderline elements, that is boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, are intermediate in properties, so they are called metalloids or semi-metals। जो हमने देख लिया कि ये सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स बोलते हैं। क्लियर विद दिस पार्ट? ओके, तो अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? तो एक बात समझो, हमने क्या देखा कि भाई जितना वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना वो मेटेलिक, और जितना वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना वो नॉन मेटेलिक। अब अगर हम इनका वेरिएशन देखें, वेरीज अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप, तो सबसे पहले डाउन द ग्रुप आप चेक करोगे। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्यों? डाउन द ग्रुप जाओगे तो एक सेल, दो सेल, 3 सेल, 4 सेल। अब जो लास्ट वाला है वो सेंटर से कितना हो जाता है? दूर जाता जा रहा है। अब दूर जा रहा है इसलिए ये न्यूक्लियस के कारण इस पे उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा।
नहीं होगा, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं एज दे आर farther away from the nucleus, therefore this can be lost easily, hence metallic characteristic decreases across the period and increases down the group। तो अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं तो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हमने अक्रॉस द पीरियड देख लिया था, इसी के कारण तो उसकी एटॉमिक साइज कम हो रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रही है, इसलिए उसको और नजदीक खींचेगा, तो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, वो इलेक्ट्रॉन को इतना जल्दी लूज नहीं कर पाएगा। वो तो आप इस टेबल से ही देख सकते हो। कौन सा टेबल, ये रहा, देखो ये रहा टेबल। अब इसके ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4, ये 2 5, 2 6 और 2 7, मतलब यहाँ पे 7 को लूज करना बेटर है या एक को लेना, तो ऑब्वियसली उसको एक चाहिए तो वो एक लेगा ही, वो लूज तो नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप नॉन मेटल की तरफ जाओगे वो लूज करना वो क्या करता रहेगा, बंद करता रहेगा। ओके, अब मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक उससे उल्टा ही है। मान लो डाउन द ग्रुप मेटेलिक इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटेलिक मतलब लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक मतलब गेन द इलेक्ट्रॉन, नीचे वो इजीली लूज कर सकता है तो गेन तो नहीं कर सकता। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हाउएवर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज। अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज। Example, in case of elements of a third period, metallic and non-metallic character vary in the following। थर्ड पीरियड देखो NaMgAl SiPsCl, अब ऐसे आप जाते जाओगे तो ये मेटल से सीधा नॉन मेटल बना, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप जाते तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती। ये रहते से देखो डाउन द ग्रुप द ऑर्डर ऑफ वेरिएशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कैरेक्टर इज एज फॉलोज। जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे उनकी मेटेलिक properties increase whereas non-metallic property decreases। ठीक है, हमने आगे ही पढ़ लिया। अब लास्ट एंड फाइनल नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, आपको पता है कि metallic oxides are always basic, oxides of metal are always basic nature while those of non-metals are acidic। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है तो उसका बेसिक ऑक्साइड्स का लेवल भी क्या होता जाएगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा, बराबर है, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। अब जैसे देखो ये रहा लीस्ट बेसिक से मोस्ट बेसिक, MgO, Mg के नीचे Ca ज्यादा बेसिक, Sr और ज्यादा बेसिक और BO सबसे ज्यादा बेसिक। वेयर एज अक्रॉस द पीरियड आप चेक कर लो तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, वेयर एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब वो बेसिक था, स्ट्रॉन्ग बेसिक Na2O, MgO बेसिक Al2O3 एम्फोटेरिक, SiO2 एसिडिक वीक, P2O5 एसिडिक, SO2 स्ट्रांगली एसिडिक और Cl2O7 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये रहा देखो, आप ऐसे जाओगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और बेसिक प्रॉपर्टी घटती जाएगी। आप नीचे आओगे तो उसका उल्टा, एसिडिक प्रॉपर्टी घटेगी और बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये पक्का, जल्दी से लिख लीजिए। एंड लास्ट, electronegativity। What is electronegativity? It may be defined as the relative electron attracting tendency of an atom। अभी देखो एक सिंपल सी बात है, ये आप शेयर नहीं है, अगर जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाओगे तो शेयरिंग करोगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, तो वो कितना अट्रैक्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इट इज होल एंड सोल, आपको पता है कि भाई ये ज्यादातर नॉन मेटल्स में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वही अट्रैक्ट करेंगे। तो नॉन मेटल्स कौन सी साइड होते हैं, तो जैसे आप इस साइड अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वेयर डाउन द ग्रुप जाओगे
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो मेटेलिक बनता जाता है और मेटेलिक है वो इजीली तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड since the non-metallic characteristic increase. Similarly, it decrease down the group since the non-metallic characteristics decrease. देखो ग्रुप 17 है, FCl, Br और I। डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, F, और इसलिए F को सबसे रिएक्टिव एलिमेंट भी कहा गया है, खतरनाक एलिमेंट है। क्लियर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में? ओके, एक एग्जांपल है, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड थैलियम इज द लास्ट, बोरोन फर्स्ट है। अब ग्रुप की बात चल रही है। आंसर द विच ऑफ द एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो थैलियम विल बी द मोस्ट, तो थैलियम हैज द हाईएस्ट। Which element would you expect to have the highest electronegativity? Highest electronegativity मतलब कौन, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, बोरोन की होगी। यही याद रखना है, कौन डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, कौन अक्रॉस द पीरियड घटेगा। अगर वो आप समझ गए तो आपका काम हो गया। एंड विल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरोन ग्रुप बी मोर मेटेलिक और लेस मेटेलिक। राइट मतलब इस साइड, राइट मतलब ये देखो बोरोन है तो बोरोन के इस साइड, तो आप जैसे देखोगे बोरोन के इस साइड बराबर है तो वो नॉन मेटेलिक बनते जाते हैं, इसलिए देख लो उसके मेटेलिक नेचर क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। डन, पक्का, ठीक है। तो अब देखो ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला ट्रेंड हमने क्या पढ़ा, वैलेंसी। डाउन द ग्रुप सेम रहती है, अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट, ये इतना लिख लेना आपको काम आ जाएगा, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। दूसरी हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस की। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, अभी देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज है तो अक्रॉस द पीरियड आपको समझ ही लेना है कि वो क्या होगा, डिक्रीज। तीसरा मेटालिक प्रॉपर्टी की, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज, ठीक है। चौथा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिक्रीज, और अक्रॉस द पीरियड वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो नॉन मेटेलिक का है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगा। अगर ये ट्रेंड्स आप याद रख लो तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब एक ही चैप्टर साइंस का बाकी है, फिर वो देख लेते हैं। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।